हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और जिससे लगभग जो आपके नीट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एम्स का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो आपका चैप्टर है वही आपका है जेनेटिक्स, जो यूनिट है इसमें, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चैप्टर का नाम है। जेनेटिक्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक चैप्टर है वैसे, लेकिन अगर इसको सही ढंग से पढ़ा जाए तो इससे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट भी कोई है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि जेनेटिक्स आखिर में बोलते किसे हैं, और जेनेटिक्स ये शब्द है, ये सबसे पहले ये किसको कॉइंड किसने किया था। तो सबसे पहले 1906 में बैटसन एक साइंटिस्ट हुए थे बेटा, ठीक है। तो ये बैटसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक शब्द का नाम दिया था जो कहा जाता है जेनेटिक्स के नाम से। और जेनेटिक्स में कुछ आपकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उनको हमको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन में ही पूरा का पूरा आपकी जेनेटिक्स छिपी हुई है। कुछ टर्मिनोलॉजी भी होती है जेनेटिक्स की, तो वो उसको हम आगे के जो आपके मैंने जो हम वीडियो बनाएंगे आगे, उनमें आगे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा कि जो टर्मिनोलॉजी जो होती है वो होती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की कि व्हाट इज जेनेटिक्स। तो बेसिकली क्या है कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जेनेटिक्स में हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं। बेसिकली जेनेटिक्स एक ब्रांच है किस बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग किस अध्ययन करते हैं, किसका, एक तो इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे, ठीक है, और एक हम वेरिएशंस को इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशंस क्या होता है, इन दोनों को हम यहां पे क्या करें, स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि ये जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन होता है ये किस प्रकार से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं जेनेटिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहां पे टर्म आते हैं, एक तो इनहेरिटेंस आता है और दूसरा आपका एक वेरिएशंस आता है। तो उनको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है, कि व्हाट इज द इनहेरिटेंस और व्हाट इज द वेरिएशंस। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इनहेरिटेंस है क्या, ठीक है। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। लेकिन एक इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिससे जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं। अब बेसिकली ध्यान में रखना कि जब हम जेनेटिक्स में कैरेक्टर वर्ड का यूज बहुत ही कम यूज करते हैं, जेनेटिक्स में हम कैरेक्टर की जगह पे ट्रेट्स वर्ड का यूज करते हैं, TRAITS, यानी कि ट्रेट शब्द का इस्तेमाल हम यहां पे क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो जेनेटिक्स एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रेट्स आर ट्रांसफर, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। कि जो मैंने कि सीधे से ये लगा लो कि भाई जो आपके फादर और मदर के जो कैरेक्टर्स थे, कुछ कैरेक्टर्स आप में आए होंगे, तो वो किस प्रकार से ट्रांसफर हुए, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बेसिकली हम इसका अध्ययन क्या करेंगे, आपका इनहेरिटेंस में हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आता है वेरिएशंस, ठीक है। तो वेरिएशन होता क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा जब आप लोग कई लोगों को क्रिकेट मैच का शौक रहता है, तो एक कमेंटेटर जो है वो बार बार एक शब्द को यूज करता है कि जो आपका बॉलर है वो वेरिएशंस के साथ यहां पे डिलीवरी डाल रहा है, यानी कि बॉलिंग को क्या कर रहा है, वो वेरिएशन के साथ क्या कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है। तो वो वेरिएशंस क्या है वहां पे, देखो उसने कभी क्या डाला, उसने कभी फुल लेंथ पे बॉल डाल दी, ठीक है, कभी उसने यॉर्कर मार दी, ठीक है, कभी उसने फुल टॉस बॉल दे दी, कभी उसने आउट स्विंग दे दी, कभी उसने इन स्विंग कर दी। तो ये सब क्या है, वेरिएशंस है। भाई बॉल तो एक ही है ना, बॉल तो उसके पास गोल बॉल वही है, ठीक है। कभी उसने क्या किया, थ्रो किया, या कभी उसने बॉल डाली तो यॉर्कर बॉल डाल दी, कभी उसने फुल लेंथ बॉल डाल दी, कभी उसने फुल टॉस बॉल डाल दी। तो ये वेरिएशंस हैं, ठीक है। हालांकि उसके बाद बॉल तो बॉल ही है, लेकिन वो बॉल किस प्रकार से डाला, कौन कौन से वेरिएशन थे, यानी कि वो बॉल डालने के थ्रो तो एक ही प्रकार से करेगा, लेकिन जो बॉल जो जहां पे माने कि जो बॉल का जो थ्रो हो रही है उसका जो परिवर्तन वो बार बार उसमें कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली वहां पे वेरिएशन बोलते हैं, लेकिन वो तो मैंने केवल समझने के लिए बोला। यहां पे वेरिएशन का मतलब होता है कि वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है डिफर्स फ्रॉम ईच अदर एंड विद देयर पेरेंट्स। यानी सीधे सीधे आप लगाओ कि अगर माना जाए आप किसी
दूसरे व्यक्ति के साथ, अगर मान जाए मैं बोलता हूं कि भाई आपका भाई है, ठीक है, और आप सिस्टर, ब्रदर सिस्टर एक परिवार में हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं यहां पे कि आप ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपके भाई में और आप में, ठीक है, अलग अलग हैं। भैया आपका हो सकता है कि जो आपका नोज का शेप हो वो अलग अलग होगा, ठीक है, आपका जो हेयर कलर होगा वो दोनों में अलग अलग होगा, हो सकता है कि सेम भी हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग ही होगा, हो सकता है सेम भी हो। आपके बिल्कुल स्ट्रेट हेयर होंगे, आपके ब्रदर के ऐसा हो सकता है कि कर्ली हेयर हो, ठीक है ना। तो ये कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर, दीज आर द डिफरेंस, ये क्या है आपके डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस, इनको हम वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है, कि जो पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स थे, उन पेरेंट्स में किस प्रकार के डिफरेंस यहां पे आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस क्या हुआ, कि ऐसे करैक्टर जो ट्रांसफर होते हैं वन पेरेंट्स टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम यहां पे पढ़ते हैं, ठीक है, किस प्रकार उसका मैकेनिज्म होता है। वेरिएशन का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से ट्रेट्स हैं, ऐसे कौन कौन से करैक्टर्स हैं जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अलग बना रहे हैं, और जो ऐसे कौन कौन से करैक्टर हैं जो आपके मदर फादर से आपको थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका यहां पे हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी कुछ भी नहीं है, बेसिकली हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। यानी कि हेरिडिटी एक प्रकार का क्या है बेटा, कि जीन का पास होना, यानी कि जीन जो है आपके मदर फादर से जो जीन थे वो जीन्स आप में आए, ठीक है। तो वो जो जीन्स थे वो किस प्रकार, वो माने कि वही पास होना ही क्या है आपका हेरिडिटी है। अब जीन क्या होता है, तो जीन सबको पता है कि भाई जीन डीएनए का एक स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है, जो आप में एक करैक्टर देने के लिए क्या होता है, एक मतलब कि ये करैक्टर देने के लिए बहुत उत्तरदायी होता है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप में कोई करैक्टर शो हो रहा है आपके मदर फादर से, जो करैक्टर आप में जा रहे हैं, तो वो जीन के थ्रू जा रहे हैं। सीधे सीधे आप लगाओ कि आप जो हो वो जीन के कारण हो, ठीक है। यानी आप जो हो, आपके पास जो नाक का शेप है, जो आपके हेयर कलर्स हैं, जो या जो आपका जो साइज है, ठीक है, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, आपके जीन्स पे, कि आपके जीन कौन कौन से हैं, आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से क्या हैं, जीन है। तो ये तो बेसिकली क्या था कि हमने टर्मिनोलॉजी देखी यहां पे, कि भाई कि टर्मिनोलॉजी भी नहीं कह सकते इसको, एक प्रकार से एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जेनेटिक्स का, कि जेनेटिक्स क्या होती है, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, और हेरिडिटी क्या होता है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि जो जेनेटिक्स है बेटा, जेनेटिक्स जो इसका जो मतलब कि हिस्ट्री है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुई, ठीक है, कि ऐसा तो था नहीं कि डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली समझ चुके थे कि जो आपका डीएनए है वही सब कुछ करता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, या जीन एक पासिंग थ्रू एक मटेरियल है जिससे करैक्टर्स आपके फादर मदर से आप में आ रहे हैं, ठीक है। तो पुराने जो जमाने के लोग थे, ठीक है, मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वहां पे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि भाई डीएनए क्या होता है, जीन क्या होते हैं, ठीक है, एक प्रकार का वो ब्लाइंड थे, वो बिल्कुल वो जानते नहीं थे इस बारे में, ठीक है ना। इसके बाद आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, मेंडल, तो इन्होंने भी अपने जो थ्योरीज को मैंने कुछ थ्योरीज उन्होंने क्या थी वहां पे प्रोवाइड की, उससे भी थोड़ा बहुत क्या हुआ कि लोगों को पता चला। लेकिन जिस टाइम पे उन्होंने थ्योरीज दी थी बेटा, उस टाइम पे कोई भी उस थ्योरी को क्या नहीं था, मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है ना। आगे हम इस पे बात करेंगे। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट थे इनको हम बोल सकते हैं प्री मेंडलियन थ्योरी, मैंने कि ऐसी भी थ्योरी आई हुई है जेनेटिक्स के संबंध में कि जो प्री मेंडलियन थी, मैंने मेंडल से पहले लोगों ने कुछ थ्योरी ऐसी दी थी, वो थ्योरी आप लोगों के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में एक तो बेसिकली इनकी जो डेफिनेशंस और इसकी हिस्ट्री, किसी भी चीज की हिस्ट्री आपको बहुत मालूम होनी चाहिए। अगर आप विदाउट हिस्ट्री अगर किसी चीज को पुट अप करते हो तो वो एक प्रकार से बिल्कुल मेरे हिसाब से तो वो पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब एक प्रकार से आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया, लेकिन हिस्ट्री जाननी बड़ी आवश्यक होती है कि आखिर प्री मेंडलियन थ्योरी में क्या हुआ था, किस प्रकार से ये डीएनए शब्द आया, किस प्रकार से इन चीजों को क्या किया गया, आगे से एविडेंस के साथ प्रोवाइड किया गया। ओके, तो आगे हम देखते हैं प्री मेंडलियन जो थ्योरीज थी वो किस प्रकार से होती हैं। चलो अब बात करते हैं कि एंशिएंट थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी, कौन कौन से ऐसी थ्योरीज थी जिनको हम प्री मेंडलियन थ्योरी भी बोलते हैं, कि जो एक प्रकार से मेंडल की थ्योरी से पहले ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे जो जेनेटिक्स से संबंधित रखते थे,
ठीक है, तो इसको बेसिकली हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये दिया नहीं गया है, लेकिन कई सारे एग्जाम जो आपके होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बेसिकली पढ़ाई केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ते। ठीक है, हम लोगों को आगे कुछ एग्जाम्स भी निकालने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हमको थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स है इसको भी थोड़ा बहुत समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले जो थी जो थ्योरीज आई, इनको इन सब थ्योरीज को हम थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि मिक्स होना। ठीक है, इसमें मतलब कि ज्यादातर थ्योरीज में यही है कि कुछ चीज मिक्स होती है और मिक्स होने के बाद क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग भी हम इसको क्या बोलते हैं। अब सबसे पहले जो थ्योरी संबंध होती है वो है आपका पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ने 500 बीसी में एक थ्योरीज दी थी जो जेनेटिक्स से संबंध रखता था। इन्होंने कहा कि जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स में क्या होता है, वेपर्स का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि जितने भी आपके ऑल बॉडी जो पार्ट्स होते हैं आपके, इन बॉडी के पार्ट्स में क्या होता है, वेपर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन होगा, वेपर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स ही एक नए इंडिविजुअल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, तो देखो 500 बीसी मतलब कि 500 बीसी ईयर पहले जो है पाइथागोरस ने ये चीज बोली थी कि क्या होता है, हर बॉडी के पार्ट्स में क्या होता है, और बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, कुछ आपके वेपर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यही वेपर जो है एक नया इंडिविजुअल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो जो पाइथागोरस ने सीधे सीधे यही बोल दिया, इसको हम वेपर थ्योरी भी बोलते हैं, वेपर थ्योरी भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार आता है कि वेपर थ्योरी किसने दी थी, तो वेपर थ्योरी पाइथागोरस ने 500 बीसी में दिया था। इन्होंने कहा था कि आपके बॉडी पार्ट में, ठीक है, किसी भी के बॉडी पार्ट में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी पार्ट में, सारे के सारे बॉडी पार्ट में, चाहे वो आपका हैंड हो, ठीक है, चाहे आपका लीवर, कुछ भी बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट में वेपर का फॉर्मेशन होगा, और यही वेपर क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद जो हिप्पोक्रेटस है, जिनको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, इन्होंने 500 बीसी में क्या बोला था, एक 400 बीसी में इन्होंने एक थ्योरी इन्होंने बोला था। इन्होंने कहा कि जो पूरे आपके जो बॉडी पार्ट हैं उसमें क्या होता है बेटा कि रिप्रोडक्टिव मटेरियल बनता है इसमें। अब देखो, इन्होंने कहा था कि वेपर बनता है, इन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपके बॉडी पार्ट में क्या बनता है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एक मटेरियल बनता है। ठीक है, अब जो ये रिप्रोडक्टिव मटेरियल है, ये मटेरियल डायरेक्टली क्या होगा, मेल के द्वारा, ठीक है, मेल के द्वारा कहां दिया जाएगा, फीमेल को दिया जाएगा। ठीक है, और तब जाके क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सीधे सीधे इन्होंने क्या कहा कि भाई कि जो आपका जो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में, इन्होंने भी यही कहा, आपके पाइथागोरस ने ये कहा भाई आपके बॉडी पार्ट में वेपर का फॉर्मेशन होगा और यही वेपर नए ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। इन्होंने कहा कि जो हिप्पोक्रेटस ने कहा कि रिप्रोडक्टिव मटेरियल बनाएगा पूरा बॉडी पार्ट, ठीक है, और वो बॉडी पार्ट में क्या होगा, जो मेल में ही बनेगा, ये फीमेल में नहीं बनेगा, केवल मेल के जो आपके बॉडी पार्ट में रिप्रोडक्टिव फॉर्मेशन कुछ मटेरियल बनेगा, और ये रिप्रोडक्टिव मटेरियल डायरेक्टली फीमेल में ट्रांसफर किया जाएगा, और तब जाके क्या होगा, आपका ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक प्रकार से ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से, मतलब कि अब हम धीरे धीरे आएंगे कि भाई किस प्रकार से मतलब कि जो साइंटिस्ट थे ये जीन तक पहुंच गए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल जगह जगह अपनी थ्योरीज, कुछ ना कुछ थ्योरीज देते रहते हैं। तो अरिस्टोटल ने 350 बीसी में क्या किया था, इससे संबंधित एक थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो आपका मेल होता है, ठीक है, जो मेल सीमेन होता है, वो सीमेन क्या है बेटा, हाईली प्योरिफाइड क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, जो आपका, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो जो आप मेल सीमेन होता है, ठीक है, इन्होंने कहा, अरिस्टोटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो मेल का सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन का मतलब जो स्पर्म्स होते हैं, वो मेल का जो सीमेन होता है वो हाईली प्योरिफाइड क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, हाईली प्योरिफाइड क्या होता है, वो आपका ब्लड होता है। ठीक है, और जो आपका जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड होता है, ठीक है, वो प्योर नहीं होता है। ठीक है, जो मेल का जो फीमेल का फ्लूइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, नॉट हाईली प्योरिफाइड ब्लड। इन्होंने ये चीज बोली। ठीक है, मेल का जो सीमेन है वो हाईली प्योरिफाइड ब्लड है, और जो फीमेल का जो फ्लूइड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लूइड होगा, वो हाईली प्योरिफाइड ब्लड नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि आफ्टर इंटरकोर्स क्या होगा,
आफ्टर इंटरकोर्स क्या होगा कि जो फीमेल सीमेन है, यानी कि फीमेल का जो फ्लूइड है वो एक एम्ब्रियो को, ठीक है, जो एम्ब्रियो को, ध्यान से समझो, इन्होंने कहा कि जो फीमेल का जो सीमेन है वो एम्ब्रियो को इनल्ट क्या देगा, एक सब्सटेंस देगा, ठीक है, क्या देगा, इनल्ट, ठीक है ना, इनर्ट सब्सटेंस क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। और जो आपका मेल का सीमेन है ये एक वाइबल सब्सटेंस को क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। इनर्ट का मतलब होता है कि एक प्रकार से निर्जीव चीज, ठीक है, और वाइबल का मतलब होता है कि एक प्रकार से एक्टिव, एक आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेल के सीमेन जो आपका हाईली ब्लड होता है और जो फीमेल का फ्लूइड जो हाईली ब्लड होता है ये नॉट प्योरीफाइड है और ये प्योरीफाइड ब्लड है। ये जब इंटरकोर्स करेंगे तो क्या होगा कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसमें जो मेल का कंट्रीब्यूशन होगा वो वाइबल सब्सटेंस का कंट्रीब्यूशन होगा और जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन होगा वो इनर्ट सब्सटेंस का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। और तब जाके क्या होगा, आपका एक ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आ रही बात समझ में? यहां पे एक चीज आपको ध्यान में आ रही हो कि जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, चाहे वो पाइथागोरस है, चाहे वो आपका हिप्पोक्रेटस हो, चाहे वो आपका अरिस्टोटल हो, इन्होंने क्या किया बेटा कि फीमेल को मतलब कि एक प्रकार से डाउन रखा, ठीक है। मेल जो था उसके ब्लड को क्या कहा, हाईली प्योरीफाइड रखा, यानी कि मेल को एक प्रकार से ऊपर के रखने की कोशिश की इन्होंने। उस टाइम पे एक्चुअली क्या था कि एक प्रकार से मेल को ही ज्यादा उस टाइम मैंने कि ज्यादा हम लोग मानते थे, ठीक है, फीमेल को उतना ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे। इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि वहां पे मेल एक प्रकार से मैंने मनुष्य में जो आपके पुरुष होते हैं उनको थोड़ा सा क्या दिया गया, उच्च कोटि प्रदान दी गई, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं नए, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची जो है इन्होंने 1452 से लेकर 1519 तक इनका माने कि इनका पूरा टाइम पीरियड रहा और इन्होंने ये पहले के ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं बेटा जिन्होंने ये कहा कि जो मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में वो 50-50 होता है, ठीक है। इन्होंने का जो मेल और फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली रहता है, 50-50 क्या होगा, परसेंटेज जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा यहां पे। तो इन्होंने क्या कही, ये वाली बात कही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, इसको बोल थ्योरी ऑफ जेम्यूस भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस या थ्योरी ऑफ जेम्यूस 1862 में दी गई थी आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने कहा, चार्ल्स डार्विन ने कहा, सॉरी इसको 1868 कर लो, ठीक है। 1868 में ये थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस 1868 में डार्विन के द्वारा क्या दी गई थी, थ्योरी दी गई थी। इन्होंने कहा कि जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, इन ऑर्गन्स में सारे के सारे ऑर्गन्स में क्या होगा, कुछ जेम्यूस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं, या सीधे से लगा दो कि इन्होंने कहा कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स, ठीक है, उन सारे के सारे ऑर्गन्स में कुछ टिनी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कुछ छोटे छोटे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिनको हम पेंजीन्स बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम पेंजीन कहते हैं, ओके। और जिनको हम लोग जेम्यूस भी बोल लेते हैं, GEMMULE, इनको हम जेम्यूस भी बोल लेते हैं। सीधे सीधे कहा आपके थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में चार्ल्स डार्विन ने कि हमारे ऑर्गन्स में क्या होते हैं, पेंजीन का फॉर्मेशन होता है। हमारे ऑर्गन्स में जितने भी हमारे ऑर्गन होंगे उनमें एक छोटे छोटे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, टाइनी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम पेंजीन बोलते हैं या जेम्यूस बोलते हैं। अब ये जो जेम्यूस हैं या जो आपके पेंजीन हैं, ये ब्लड के थ्रू, ठीक है, ये ब्लड के थ्रू क्या होगा, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होगा, जाएगा, ठीक है। ये जो पेंजीन है, जो जम्यूल है, ये ब्लड के थ्रू क्या होगा, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाने के बाद क्या होगा, जब ये फिर ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका पेंजीन जाएगा, देन रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल की, मतलब जो आपका ये पेंजीन है ये फीमेल के बॉडी में जाएगा, तब जाके क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इन्होंने भी यहां पे ये कहा कि पेंजीन का फॉर्मेशन होगा, जम्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जो आपका जो चार्ल्स डार्विन थे उनको बहुत सारे क्वेश्चन किए गए, ठीक है। उनको ये कहा गया कि भाई कि मान लीजिए अगर किसी मेल का हैंड नहीं है,
ठीक है, दोनों हाथ नहीं है उसके, और फीमेल के भी दोनों हाथ नहीं है, ठीक है, उन दोनों की शादी होगी। अब क्या जो ऑफस्प्रिंग हो गया उसके दोनों के दोनों हाथ नहीं हो गया, क्योंकि आपने तो कहा भाई कि जो हैंड का जो एक रिप्रोडक्टिव क्या बनेगा, एक सब्सटेंस बनेगा, छोटा सब्सटेंस बनेगा, छोटा मटेरियल बनेगा, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो जब उसका हैंड नहीं होगा तो वो हैंड से क्या होगा, जो पेंजिन है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, और वो पेंजिन रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं जाएगा, देन वो फीमेल के पास ट्रांसफर नहीं होगा, देन इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके पास क्या होगा, कोई भी मतलब कि हैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी भी बिल्कुल क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है ना। ये थ्योरी भी क्या हो गई, बिल्कुल फेल हो गई। अभी तक सारी की सारी थ्योरीज क्या थी, बिल्कुल फेल थी, किसी ने भी बिल्कुल क्या नहीं बोला। एक प्रकार से मतलब आप ये लगा लो कि अच्छा कॉन्सेप्ट मतलब जो देना चाहिए था वो कॉन्सेप्ट क्या गया, नहीं दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस भी एक के.एफ. वॉल्फ एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा दी गई, ठीक है। इनके द्वारा कहा गया कि जो के.एफ. वॉल्फ ने कहा था कि जो गैमेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं, चाहे वो आपका जो एग हो या स्पर्म हो, उन गैमेट्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, और तब जाके क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो गैमेट्स आपके होते हैं, ठीक है, इन गैमेट्स में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, नया ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये सारी की सारी जो थ्योरीज थी, ये एक प्रकार से क्या हुई कि यहां तक पैनजेनेसिस तक तो बिल्कुल फेल हुई, लेकिन थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस थोड़ा बहुत मानी गई, ठीक है। इन्होंने थोड़ा गैमेट्स पे चले गए थे, तो थोड़ा बहुत इसको क्या किया गया, अप्रूव किया गया। इसके बाद सारे के सारे साइंटिस्ट को फेल करने वाले एक हमारे साइंटिस्ट थे वीजमान, ठीक है। ये सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, 1892 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है, किसने दी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, वीजमान ने, WEISMAN, वीजमान ने 1892 में क्या किया था, सबसे पहली बार क्या दिया था, इस कॉन्सेप्ट को क्या था, इन्होंने दिया था। इसके अनुसार क्या था, इन्होंने कहा कि भाई कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी होती है, उस बॉडी में क्या होता है, दो प्रकार की सेल्स होती है, ठीक है। एक तो आपकी सोमेटिक सेल्स होती है, और एक आपकी कौन सी सेल्स होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई सोमेटिक सेल्स होती है, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। सोमेटिक सेल्स किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन में वर्क नहीं करती है, जो बिल्कुल राइट है। भाई हमारी बॉडी में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है, एक हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, और एक हमारी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स ही क्या करती हैं, माने कि प्रकार से ऑफस्प्रिंग बनाने में क्या करेगी, एक वर्क प्ले करती है। सोमेटिक सेल्स का कोई वर्क नहीं होता है। इन्होंने कहा कि जो सोमेटिक सेल्स में कुछ फ्लूइड होता है उसको हम लोग सोमेटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में एक फ्लूइड होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, माने कि जैसे स्पर्म हो गया, ठीक है ना, तो इसको हम इन्होंने कहा जर्म प्लाज्म, ठीक है। ओके, सोमेटोप्लाज्म सोमेटिक सेल्स के अंदर, और रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जर्म प्लाज्म। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो जर्म प्लाज्म वाली सेल्स हैं, ये जर्म प्लाज्म वाली सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन में एक प्रकार से वर्क प्ले करती है, ये काम करती है वहां पे, और तब जाके क्या होता है, नए ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। अब ये सारी की सारी जो थ्योरीज थी, ये जेनेटिक्स से संबंध रखने वाली, कि किस प्रकार से जेनेटिक्स जो माना कि हिस्ट्री है जेनेटिक्स से किस प्रकार से चली। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एंशिएंट थ्योरीज थी वो दी गई, पाइथागोरस के द्वारा दी गई, ठीक है, हिप्पोक्रेटस के द्वारा दी गई, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम कहां बढ़े, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस की तरफ बढ़े, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई, इसका भी काफी विरोध किया गया, ठीक है। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, के.एफ. वॉल्फ ने इसको दिया गया था, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म थी, वीजमान ने 1892 में इसको क्या गया था, बताया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडेलियन थ्योरी, कि मेंडल ने आखिर में क्या काम किया,
किस प्रकार से ग्रेगर्स और मेंडल ने जेनेटिक्स पे अपना वर्क किया, किस प्रकार से उनके एक्सपेरिमेंट थे, किस प्रकार से उन्होंने पाइसम सटाबियम जो आपका जो ये मटर का पौधा है इस पे इन्होंने क्या किया, वर्क किया, किस प्रकार से उनके रिजल्ट आए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको एक प्रकार से पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये आज समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट जो पार्ट था जिसमें जेनेटिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एंशिएंट थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी से संबंध रखने वाली जो पुरानी थ्योरी थी कौन कौन सी थी, तो मैंने आपको पूरा इसमें डिस्क्राइब करके दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में मेंडेलियन थ्योरी को लेकर। ओके, तब तक के लिए स्टे एट होम, बाय।